हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। आज मेरा पॉलिटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है संविधान की अनुसूचियां। चलिए देखते हैं क्या होता है संविधान की अनुसूचियां। बेसिकली टेबल्स होते हैं जिसमें एडिशनल डिटेल्स लिखे गए हैं। बेसिकली क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं जिसमें क्या लिखे गए हैं, एडिशनल डिटेल्स लिखे गए हैं। अब देखिए मूल संविधान में हमारे पास कितने अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में हमारे पास कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 हैं। अब देखिए मूल संविधान का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। देखिए मूल संविधान का मतलब ये होता है जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय केवल और केवल 8 थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 12 हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इन अनुसूचियों में क्या लिखे गए हैं। देखिए शेड्यूल फर्स्ट में लिखा गया है नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, जो कि पिछले वीडियो में आपको हम यूटी के बारे में बता चुके हैं। नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। देखिए भारत में अभी प्रेजेंट में कितने हैं? डिटेल्स। भारत में प्रेजेंट में हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनके जितने भी नाम हैं और उनकी सीमाओं के बारे में शेड्यूल फर्स्ट में लिखा गया है। और शेड्यूल सेकंड में देखते हैं, अनुसूची सेकंड में क्या है? सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। सैलरी स्पेशल पावर एंड इमोल्यूमेंट्स परलब्धियां इसका मतलब होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जितने भी लीडर्स हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, तो उनकी सैलरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो उनके सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स के बारे में यहीं पर लिखा गया है। एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर की सैलरी के बारे में शेड्यूल सेकंड में कोई प्रावधान नहीं है। थर्ड वन इज द शेड्यूल थर्ड क्या है अपना? देखिए ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ओथ मतलब शपथ और अफर्मेशन का मतलब होता है प्रतिज्ञान। अब देखिए यहाँ पर शपथ में कितने लेटर हैं? 1 2 3। तो शेड्यूल थर्ड ऐसे याद रख सकते हैं कि शेड्यूल थर्ड में क्या है? शपथ है। अब देखिए क्या शपथ किसके बारे में? जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उनके शपथ के बारे में इसी में शेड्यूल थर्ड में लिखा गया है। एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों के शपथ के बारे में शेड्यूल थर्ड में नहीं लिखा गया है, क्योंकि इनके लिए अलग से प्रावधान है। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पर उनके शपथ के बारे में यहाँ कोई मेंशन नहीं हुआ है। अब देखिए शेड्यूल फोर्थ में क्या है? एलोकेशन ऑफ ए सीट ऑफ राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा में सीटों के बारे में कि कितनी सीटें कहाँ की हैं, यहाँ पर शेड्यूल फोर्थ में लिखा गया है। अब देखिए मैक्सिमम सीट कहाँ पर है? मैक्सिमम सीट है आपके उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में कितनी है राज्यसभा की सीटें? राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 एंड लोकसभा की कितनी है? 80 है। लेकिन लोकसभा से यहाँ हमारा मतलब नहीं है, हमारा केवल मतलब है राज्यसभा की सीटों से। तो यहाँ पर यूपी में मैक्सिमम सीटें हैं, तो यहाँ शेड्यूल फोर्थ में लिखा गया है एलोकेशन इन सीट ऑफ राज्यसभा। अब देखिए शेड्यूल 5 में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल SC/ST अनुसूचित जात और जनजाति के बारे में यहाँ पे उनके क्या प्रशासन और प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। अब देखिए याद कैसे रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये 5
और इस तरह से याद रख सकते हैं ये 5। तो शेड्यूल 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। अब देखिए शेड्यूल 6 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कहाँ पर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। यहाँ पर ये जनजाति क्षेत्र है, तो यहाँ पर इनका क्या नाम है, प्रावधान किया गया है और इनका कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा स्पेशल रूप से देखा जाता है। इन क्षेत्रों को पूर्वी क्षेत्र हैं अपने, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद रख सकते हैं आप, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक रख लीजिए, अट्टम। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए कि ए से बन गया असम, टी से त्रिपुरा, में से एम से एक मेघालय और लास्ट वन से मिजोरम। अब देखिए मेघालय मिजोरम में एक मणिपुर भी नाम आता है, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि मेघ आने पे मजा आता है, मेघ आने पे क्या आता है, मजा आता है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम शेड्यूल 6 में है। अब देखिए शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए डिवीजन ऑफ पावर में भी क्या, इसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट। ये देखिए, अब देखिए यूनियन लिस्ट में, यहाँ पर यूनियन लिस्ट का मतलब केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ यूनियन लिस्ट में जो भी रूल और क्या नाम है, रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, वो कौन बनाएगा, यूनियन यानी कि आपके केंद्र सरकार बनाएंगे। यहाँ पर रूल और नियम सारे कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार। स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार बनाएंगे, और यहाँ पर दोनों मिलके, यहाँ पर देखिए यूनियन मतलब यहाँ लिख देते हैं केंद्र सरकार अपने रूल और नियम बनाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर राज्य सरकार और यहाँ पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर इन केस डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट यानी विवाद हो गया, तो विवाद की स्थिति में अगर किसी के नियम मानने होंगे तो हम केंद्र सरकार का नियम वहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी कि मानेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तीनों लिस्ट में, तो अगर कितने सब्जेक्ट हैं, तीनों लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। अब देखिए ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट, ये हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट, और ये हो गया आपका स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं, 100, और यहाँ पर कितने हैं, कॉन्करेंट में 52 हैं, कितने हैं, 52 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 61 है। प्रेजेंट में यही यहाँ पर सब्जेक्ट रखे गए हैं। अब देखिए डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए याद रखने का तरीका ये है कि हमें 7 फेरों के बाद क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, शेड्यूल 7 को। शेड्यूल 8 को चलिए देखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब देखिए मूल संविधान में हमारे पास कितने भाषाएं थी, 14। अगर मूल संविधान की बात आती है वही कि 26 जनवरी 1950 में हमारे पास भाषाओं की संख्या, ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या कितनी थी, 14, और अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं, 22। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मूल संविधान का बताइए, तो उसका आंसर केवल और केवल 14 होगा, अदरवाइज 22 हमारे पास संविधान की टोटल भाषाएं हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 14 के बाद 15th लैंग्वेज हमारे पास कौन थी, 15th नंबर की लैंग्वेज थी हमारे पास सिंधी। फर्स्ट क्या इसमें ऐड किया गया, सिंधी।
और सिंधी को ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। इस संविधान संशोधन के थ्रू हमने सिंधी को 15वां ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। अब देखिए उसके बाद आता है 16, 17 एंड 18। मणिपुरी, 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 कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, नेपाली। इन तीनों लैंग्वेज को हमने 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। कौन सा लैंग्वेज? ऑफिशियल। अब इसके लिए अगर ट्रिक देखेंगे, ट्रिक, तो ट्रिक ऐसे याद रख लीजिएगा, नमक, नमक से याद रख लीजिएगा। देखिए नमक से बना नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। इसको कब ऐड किया गया? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ये मिला के कितने हो गए? 4। अब देखिए लास्ट के कितने आते हैं? 18, 19, 20, 21 एंड 22। इसमें BDMS, BDMS ऐसे याद रख लीजिएगा। BDMS मतलब बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। बोडो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये है डोंगरी, मैथिली, M से मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, मैथिली, और S से संथाली, संथाली। तो BDMS से याद रख लेंगे। तो ये चारों लास्ट में जुटी थी, और ये कब किस संशोधन से जुटी थी, इनका नाम देखते हैं। देखिए अगर हम 21 और 71 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 92। तो ये है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको ऐड किया गया, BDMS, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल अपना है, देखिए शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में क्या है? लैंड रिफॉर्म। इसका मतलब होता है, देखिए भूमि सुधार। देखिए इसमें क्या हुआ था? एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, मतलब जमींदारी सिस्टम जो बहुत पहले से चली आ रही थी उसको खत्म कर दिया गया था। एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, और यही अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से इसको ऐड किया गया। पहला संविधान संशोधन। देखिए कैसे याद रहेगा? फर्स्ट यहाँ पर भी और फर्स्ट यहाँ पर भी। तो यही अपना पहला संविधान संशोधन था। देखिए संविधान संशोधन क्या होते हैं? संविधान संशोधन जनरली ये होते हैं कि अगर कोई भी चीज हमें संविधान में ऐड करना है या फिर हटाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें क्या हुआ था? जमींदारी सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। अब देखिए शेड्यूल 10 में क्या है? इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। अब देखिए कैसे याद रहेगा? देखिए 10 और दल, 10 दल। तो ऐसे याद रख सकते हैं। शेड्यूल 10 में क्या है? दल बदल कानून। इसको बोलते हैं हॉर्स थ्रेडिंग कानून भी इसको बोलते हैं कानून। या फिर यहाँ पे देखिए इसको कब ऐड किया गया? इसको ऐड किया गया 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। 1985 में देखिए यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि इसको 52वें संविधान संशोधन के थ्रू
1985 में ऐड किया गया। अब देखिए दल बदल कानून क्या होते हैं। दल बदल कानून आए दिन आप लोग सुनते हैं कि इस नेता ने, इस लीडर ने अपनी पार्टी छोड़ दी, तो उसके लिए कुछ प्रावधान इस शेड्यूल में किए गए हैं दल बदल कानून में। अब देखिए शेड्यूल 11 क्या है, पंचायत। क्या है, पंचायत। पंचायत ग्राम पंचायत के बारे में लिखा गया है। और इसको देखिए कब मनाया गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड किया गया पंचायती राज सिस्टम को शेड्यूल 11 में। और यहाँ पर देखिए शेड्यूल 11 में, और इसमें अगर सब्जेक्ट, इसको लागू कब किया गया था, देखिए 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं करंट में, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 29 सब्जेक्ट, यानी पंचायत वाले में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए शेड्यूल 12, इसमें क्या है, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका के बारे में इस शेड्यूल में बताया गया है, शेड्यूल 12 में। अब देखिए इसको भी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही ऐड किया गया नगर पालिका को। और इसको लागू किया गया 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया। अब देखिए लास्ट में क्या है, अगर इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 18 सब्जेक्ट के बारे में इसमें बताया गया है। और ये हो गया अपने संविधान की सारी अनुसूचियां। पहले कितने थी, 8, और अभी प्रेजेंट में कितनी है।